Welcome to the channel. This is lecture 3 on the Limitation Act 1963. In the preceding lectures, we discussed sections 3 to 9 of the Limitation Act, and now we are going to discuss sections 12 and 13 of the said act. So section 12 and 13 relates to the computation of the period of limitation. Computation means calculation करनी period of limitation की, and these sections specifically relates to the exclusion of the period of limitation, कि जो period of limitation है उसको exclude किया जा सकता है, किस दिन को, किस date को या किस time period को exclude किया जा सकता है limitation period से. So first section is section 12, exclusion of the time in legal proceedings, कि किस दिन को limitation period में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, कौन कौन से डेज ऐसे हैं या कौन कौन सा टाइम पीरियड ऐसा है कि जिसको लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं किया जाता है. सो विच डेज आर टू बी एक्सक्लूडेड, कौन से डेज जो हैं उनको एक्सक्लूड किया जाएगा, उनको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में. सो फर्स्ट है कि जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है उस दिन को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है लिमिटेशन पीरियड से. फॉर एग्जांपल, अगर सेकंड को जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है तो सेकंड को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में. सेकंड सिचुएशन आती है कि जब कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन पीरियड काउंट किया जाता है तो जिस दिन से उस लिमिटेशन पीरियड को काउंट करना स्टार्ट किया जाता है उस दिन को भी कैलकुलेट नहीं किया जाता, उस दिन को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है. नाउ विच टाइम पीरियड इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिटेशन पीरियड, किस टाइम को नहीं कैलकुलेट किया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में. तो क्या होता है कि जब किसी जजमेंट के अगेंस्ट या डिक्री के अगेंस्ट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी होती है या रिवीजन के लिए भेजना होता है या रिव्यू के लिए भेजना होता है टू द हायर कोर्ट, तो उसकी कॉपी चाहिए उस डिक्री की, उस जजमेंट की. तो उसकी कॉपी को रिसीव करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा उस पीरियड को लिमिटेशन पीरियड में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा. द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द जजमेंट टिल द डे ऑन विच द कॉपी इज रिसीव्ड इज टू बी एक्सक्लूडेड. मतलब जिस दिन आपने अप्लाई किया है कॉपी लेने के लिए जजमेंट की और जिस दिन आपको रिसीव हुई है उसके बीच का जो सारा टाइम पीरियड है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड से. और यही सेम प्रोसीजर है अवार्ड के केस में. जब अवार्ड को सेट असाइड कराना होता है तो जितना टाइम लगता है उस अवार्ड की कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता. अब आती है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, और एक्सप्लेनेशन ये प्रोवाइड करती है कि कौन सा टाइम पीरियड है जो कि लिमिटेशन पीरियड में से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, जिसको लिमिटेशन पीरियड में कैलकुलेट किया जाएगा. तो ये एज एन एक्सेप्शन भी काम करता है. तो इसमें वो टाइम पीरियड है जितना टाइम लगता है टू द कोर्ट ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए या डिक्री को प्रिपेयर करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. तो होता क्या है कि फर्स्ट द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड एंड देन द डिक्री शीट इज प्रिपेयर्ड. तो सबसे पहले जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है, फिर डिक्री शीट प्रिपेयर होती है, उसके बाद डिक्री को साइन किया जाता है बाय द जुडिशियल ऑफिसर. और जितना टाइम लगेगा उस डिक्री को प्रिपेयर होने में और साइन होने तक उस टाइम पीरियड को एज इट इज़ रखा जाएगा लिमिटेशन पीरियड में, उसको कैलकुलेट किया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में. तो अब आता है कि अगर अपील की वैलिडिटी चेक करनी हो दैट वेदर इट वाज प्रेफर्ड इन टाइम और नॉट, तो इसको चेक कैसे किया जाएगा. इसको चेक किया जाएगा जो जजमेंट है उसकी कॉपी में से, और उसके साथ डिक्री भी फाइल होनी चाहिए. तो उसको जजमेंट में से क्यों चेक किया जाएगा, क्योंकि जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होता है द डे ऑन विच जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड. जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है उसी दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है. सो नाउ इज सेक्शन 13. सेक्शन 13 क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन द केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर. कि जब एप्लीकेशन दी जाती है सूट फाइल करने के लिए या अपील फाइल करने के लिए एज अ पॉपर.
अब पॉपर कौन होता है? पॉपर इज़ द पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे द कोर्ट फ़ी। जो कोर्ट फ़ी नहीं पे कर सकता है वो पॉपर होता है। और जब वो एप्लीकेशन देता है सू करने के लिए एज अ पॉपर, तो कौन सा टाइम पीरियड है जिसको एक्सक्लूड किया जा सकता है? तो अब क्या होता है कि जब एक पर्सन एज अ पॉपर अप्लाई करता है कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए या अपील फाइल करने के लिए, और उसकी जो एप्लीकेशन है अगर कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है, और रिजेक्शन होने के बाद भी या तो उस पर्सन को पता नहीं लगता है या कोई भी रीज़न अगर होता है कि ही कॉन्टिन्यूज़ टू प्रोसिक्यूट एज अ पॉपर, वो प्रोसिक्यूशन क्या है अपनी जारी रखता है कोर्ट में एज अ पॉपर, बट वो क्या है, वो गुड फेथ में है और उसकी कोई भी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। अगर वो गुड फेथ में कॉन्टिन्यूड रखता है प्रोसिक्यूशन, तो उस टाइम पीरियड को क्या है, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन पीरियड में से। उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। बट व्हेन द फैक्ट कम्स टू हिज नॉलेज कि जो उसने एप्लीकेशन दी थी वो रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद जब वो कोर्ट फ़ी पे कर देता है, तो उसके सूट का या अपील का सेम इफेक्ट होगा हैड ही पेड द फ़ी इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कि अगर वो पहली ही बारी में फ़ी पे कर देता, अगर वो एप्लीकेशन ना देता एज अ पॉपर, तो जब उसके सूट का जो इफ़ेक्ट होना था तब वो ही अभी भी इफ़ेक्ट होगा। So these were the sections 12 and 13 of the Limitation Act. हम कल फिर से मिलेंगे with the next sections. Hope you all liked the video, and to stay tuned to other upcoming videos, subscribe to the channel.